गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नोट्स एम्पायर में। आई एम अर्चना आर्ची। इस चैनल पर आपको रांची यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आने वाले बीएड कॉलेज का लेसन प्लान, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट वर्क और नोट्स मिलेगा। सब्जेक्ट वाइज अगर आप कोई लेसन प्लान चाहते हैं या किसी असाइनमेंट का सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप बता सकते हैं। तो अभी हम लोग इस चैनल पर इकोनॉमिक्स टीचर के बारे में पढ़ रहे हैं। पिछले कुछ क्लास में हमने अर्थशास्त्र शिक्षक की विशेषताएं, उसके गुण और योग्यताओं के बारे में पढ़ा है। आज के क्लास में हम एक अर्थशास्त्र शिक्षक की भूमिका और कर्तव्य को समझेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर द विटल रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ इकोनॉमिक टीचर, एक्सप्लेन इट। क्वेश्चन है, एक अर्थशास्त्र शिक्षक की भूमिका और कर्तव्य को लिखें। एक अर्थशास्त्र शिक्षक की भूमिका और कर्तव्य को लिखें। ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल हैं जो कि बीएड के एग्ज़ामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। जैसा कि रांची यूनिवर्सिटी ने सेशन 2020-22 के लिए फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम की घोषणा कर ही दी है। तो इकोनॉमिक्स मेथड का ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक अर्थशास्त्र शिक्षक की भूमिका और कर्तव्य को लिखें। उत्तर है, शिक्षक का कर्तव्य केवल इतना ही नहीं कि कक्षा के छात्रों को नियंत्रण अथवा अनुशासन में रखे और सीखने तथा पढ़ने के लिए प्रेरणा देता रहे, अपितु शिक्षक का कर्तव्य बालक का समाजीकरण करना भी है। उसे एक दार्शनिक, निर्देशक तथा मित्र जैसा व्यवहार छात्रों के प्रति करना है। शिक्षक के कर्तव्य को अध्ययन के लिए 4 वर्गों में बांट लिया जाता है। कहने का तात्पर्य है कि जो शिक्षक होता है उसका कर्तव्य केवल छात्रों को पढ़ाना या फिर उसे अनुशासन में रखना, उसे नियंत्रण में रखना ही नहीं है, बल्कि एक शिक्षक का कर्तव्य होता है कि बालक जो है वह समाज के अनुरूप समाजीकरण उसका किया जा सके, उसमें समाज के नैतिक गुणों के हिसाब से उसमें गुण हों, उसे एक दार्शनिक बनाया जा सके। शिक्षक एक निर्देशक के तौर पर एक मित्र के जैसा व्यवहार अपने छात्रों से करे ताकि जो विद्यार्थी हैं वो अपने कर्तव्य को समझ सकें। ठीक है, तो इस तरह से एक अर्थशास्त्र शिक्षक की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है विद्यार्थी के जीवन में। और एक अर्थशास्त्र शिक्षक के कर्तव्य को समझने के लिए हम इसे 4 भागों में बांटते हैं। वे 4 भाग देखिए। पहला है पाठ्य वस्तु का चयन। शिक्षक को विषय वस्तु के बालकों के हिसाब से मानसिक विकास के क्रम में व्यवस्थित करना होता है, जिससे छात्रों को सीखने में सरलता होती है। नवीन ज्ञान को उसके अनुभवों से संबंध स्थापित करते हुए प्रस्तुत करता है। एक शिक्षक जो है वह विद्यार्थी को नवीन ज्ञान तो प्रदान करता ही है, साथ ही साथ जो विद्यार्थी को जो अनुभव पहले से होते हैं उन अनुभवों के साथ ही उसे नवीन ज्ञान प्रदान करता है और उसके अनुभवों से संबंध स्थापित करते हुए उसे प्रस्तुत करता है। अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन के लिए शिक्षक को उपयुक्त सीखने तथा अनुभवों की व्यवस्था करनी होती है। मतलब एक शिक्षक को अपने अनुभवों को अपने विद्यार्थी के साथ शेयर करना चाहिए, उसे समझाना चाहिए, उसे नए नए अनुभवों के बारे में बताना चाहिए ताकि जो विद्यार्थी का है मानसिक विकास हो सके आसानी से। दूसरा है, देखिए, छात्रों को निर्देशन तथा दिशा प्रदान करना। शिक्षण की कला सीखने के अनुभवों को निर्देशन तथा दिशा प्रदान करती है। इसके लिए शिक्षक को सीखने के लिए अभिप्रेरणा की खोज करनी पड़ती है। शिक्षण सहायक सामग्री के चयन एवं प्रयोग की भी व्यवस्था करनी पड़ती है। सीखने के अनुभवों के लिए उपयुक्त वातावरण उत्पन्न करना एक शिक्षक का कर्तव्य होता है, जिससे बालकों के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाया जा सकता है। मतलब कि एक शिक्षक बस छात्रों को
शिक्षा ही प्रदान नहीं करता, वरन ऐसी शिक्षण सहायक सामग्री का चयन करता है जिसके प्रयोग से वह विद्यार्थियों को भली प्रकार से ज्ञान दे सके, भली प्रकार से शिक्षा दे सके। एक उपयुक्त वातावरण तैयार करता है, शिक्षक एक उपयुक्त वातावरण तैयार करता है ताकि बच्चों को वह शिक्षा दे सके तथा बालकों के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन ला सके। आगे है थर्ड, देखिए मूल्यांकन विधि का प्रयोग। मूल्यांकन विधि का प्रयोग कहने का तात्पर्य यही है कि बालक का या फिर विद्यार्थी का मूल्यांकन इस तरह से किया जाए ताकि उसके बारे में अच्छे से समझा जा सके और उसे आगे के लिए परामर्श या निर्देशन दिया जा सके। तो इसका डेफिनेशन देखिए, शिक्षक को शिक्षण उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मूल्यांकन विधि का प्रयोग करना पड़ता है। इसमें शिक्षक को शिक्षण तथा परीक्षण दोनों क्रियाओं को संपन्न करना पड़ता है। शिक्षक अपने शिक्षण तथा अधिगम के अनुभवों का मूल्यांकन कर लेता है। छात्रों से हल कराने के बाद उत्तर पुस्तिकाओं का अंकन करके उनकी सूचना उनके अभिभावकों को भेजनी होती है। मतलब शिक्षक मूल्यांकन तो करता ही है यह जानने के लिए कि बच्चे को उसने जितना सिखाया उसमें कितना प्रोग्रेस हुआ, उसमें कितना विकास हुआ, बच्चे ने क्या क्या सीखा। साथ ही साथ यह जानने के लिए वह बच्चों का मूल्यांकन करता है तथा उन बच्चों के माता पिता को भी वह सूचना देता है और उत्तर पुस्तिकाओं का अंकन करके उसकी सूचना अभिभावकों को भेजता है। चौथा है समाजीकरण। वैज्ञानिक युग में औद्योगिकरण को अधिक बढ़ावा मिला है, जिसके परिणाम स्वरूप शिक्षा संस्थाओं का ही उत्तरदायित्व हो गया है कि वे बालकों का समाजीकरण भी करें। वैज्ञानिक युग में औद्योगिकरण को अधिक बढ़ावा मिला है, जिसके परिणाम स्वरूप शिक्षा संस्थाओं का ही यह उत्तरदायित्व हो गया है कि वे बालकों का समाजीकरण भी करें। इसके लिए शिक्षक का ही उत्तरदायित्व है कि वह विद्यालय में ऐसा वातावरण उत्पन्न करे जिससे वह सामाजिक मूल्यों एवं उच्च आदर्शों का अनुसरण करें। महापुरुषों के जन्म दिवस, त्यौहार, राष्ट्रीय पर्वों आदि का आयोजन विद्यालय में ही किया जाए। हम आगे देखेंगे प्रभावशाली शिक्षण में शिक्षक की भूमिका। प्रभावशाली शिक्षण में शिक्षक की भूमिका, रोल ऑफ इकोनॉमिक्स टीचर। शिक्षण एक कला है। शिक्षक सदैव समाज में पूजनीय रहा है। कहीं इसे शिक्षक, कहीं गुरु, कहीं अध्यापक, कहीं टीचर के नाम से पुकारा जाता है, लेकिन इन सभी का कार्य समाज का पथ प्रदर्शक के रूप में, मार्गदर्शक के रूप में, सिखाने वाला एवं आदर्श रूप में रहा है। शिक्षक समाज का दर्पण होता है। यह राष्ट्र निर्माता होता है। शिक्षा का कार्य छात्रों में जीवन का निर्माण करना होता है। शिक्षक के सामने सबसे बड़ी चुनौती कक्षा में शिक्षण को प्रभावशाली, रुचिकर बनाए रखना रहा है। छात्र शिक्षण को तनाव के रूप में न लेकर खेल के रूप में ले, ये करना शिक्षक का काम है, ताकि एक विद्यार्थी जो होता है वह शिक्षा को तनाव के रूप में नहीं ले, बल्कि खेल के रूप में खुशी खुशी सीखे, उत्साह के रूप में ले, मनोरंजन के रूप में ले। ऐसा वातावरण कक्ष बनाना अध्यापक का कार्य है। शिक्षक के सामने सबसे बड़ी चुनौती कक्ष में शिक्षण को प्रभावशाली, रुचिकर बनाए रखना रहा है। छात्र शिक्षा को तनाव के रूप में न लेकर खेल के रूप में ले, उत्साह के रूप में ले, मनोरंजन के रूप में ले। ऐसा वातावरण कक्ष में करने के लिए अध्यापक को निम्न प्रयास करने होंगे। पहला है अध्यापक मित्र के रूप में। यदि अध्यापक छात्रों के साथ एक अच्छे मित्र की तरह, माता पिता की तरह घुल मिलकर कला का शिक्षण कार्य करता है तो निश्चित रूप से बच्चे की कक्षा में आने की आवृत्ति बढ़ेगी और वह अध्यापक के शिक्षण कार्य में रुचि भी लेगा, जिससे बच्चे की शिक्षा के स्तर में सुधार देखने को मिलेगा। दूसरा है शिक्षण का कार्य उदाहरणों के द्वारा।
जब अध्यापक किसी विषय वस्तु को विभिन्न उदाहरणों, कहानी या फिर प्रसंग के द्वारा बच्चों के सामने रखता है तो बच्चे उसमें काफ़ी रुचि लेते हैं तथा बच्चे इस प्रकार के शिक्षण को बोझ न समझकर एक खेल के रूप में लेते हैं, जिससे बच्चों में शिक्षा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण उभर कर आता है और बच्चों के शिक्षा के स्तर में भी काफ़ी सुधार देखने को मिलता है। तीसरा है सिखाते समय विषय वस्तु को दोहराना। अध्यापक जब किसी विषय वस्तु को बच्चों को सिखा रहा होता है तो कक्षा में उसे बीच बीच में दोहराना चाहिए, जिससे यदि किसी बच्चे के एक बार में समझ नहीं आया है तो वह दूसरी बार में उसकी समझ में आ जाता है और तीसरी बार में तो सभी को स्पष्ट ही हो जाता है। इस प्रकार के शिक्षण में सभी सकारात्मक रूप से रुचि लेते हैं तथा निश्चित रूप से शिक्षा के स्तर में सुधार देखने को मिलता है। बच्चों का मनोबल अवश्य बढ़ाएं। कक्षा में बच्चा यदि अच्छे नंबर ला रहा है, समय समय पर कार्य करके दिखाता है, आपके शिक्षक के प्रश्नों का सही उत्तर देता है, दूसरे बच्चों से लड़ता झगड़ता नहीं है, अध्यापकों का कहना मानता है, तो निश्चित ही ऐसे बच्चों का समय समय पर मनोबल बढ़ाते रहना चाहिए। 5वां नंबर है कक्षा में घूम घूम कर पढ़ाएं। अध्यापक को कक्षा में बैठकर नहीं पढ़ाना चाहिए, उसे कक्षा में खड़े होकर तथा घूम घूम कर पढ़ाना चाहिए, जिससे अध्यापक की सभी बच्चों पर नज़र होती है तथा अनुशासन भी बना रहता है तथा सभी बच्चे सीखने का प्रयास भी करते हैं, क्योंकि अध्यापक सभी बच्चों के टच में रहता है तथा यह भी भली भांति देखता रहता है कि कौन बच्चा मेरी बात को गंभीरता से ले रहा है और कौन बच्चा पढ़ाई में रुचि ले रहा है। वैसे अधिकतर जब टीचर कक्षा में घूम घूम कर पढ़ाता है तो अधिकतर बच्चे पढ़ने में रुचि लेते हैं। निष्कर्ष किसी भी सवाल के उत्तर जब हम लिखते हैं तो उसके अंत में हमें निष्कर्ष देना आवश्यक होता है। तो आप भी अगर बीएड के स्टूडेंट हैं और आप अगर क्वेश्चन आंसर लिख रहे हैं तो आप आखिरी में, अगर आप कोई असाइनमेंट लिख रहे हैं तो आपको आखिरी में निष्कर्ष लिखना ही होता है। निष्कर्ष के भी मार्किंग होती है। तो निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि यदि अध्यापक उपयुक्त शिक्षण कौशलों का अपने कक्षा शिक्षण में प्रयोग करता है तो कक्ष का शिक्षण स्तर सकारात्मक दृष्टि से सुधरेगा तथा बच्चे भी सीखने में रुचि लेंगे तथा वह कक्षा के शिक्षण को एक बोझ न समझकर खेल के रूप में लेंगे। यदि अध्यापक उपयुक्त शिक्षण कौशलों का प्रयोग करता है तो उसके पीरियड में बच्चों को छोड़ने की प्रवृत्ति भी धीरे धीरे कम होने लगती है और बच्चों के शिक्षण का स्तर भी सुधरने लगता है। मतलब बच्चे जो होते हैं कि क्लास छोड़ देते हैं या फिर पढ़ाई में वो रुचि नहीं लेते, तो इस तरह की चीज़ें घटती है और शिक्षण का स्तर भी सुधरने लगता है। तो इस तरह से हमने आज शिक्षक के मुख्य कर्तव्यों को समझा। आगे हम और इकोनॉमिक्स में और भी चीज़ें पढ़ेंगे। आज का क्लास यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू।